की तरह माधवी ने अपने पति मनोज से तलाक लेने का जिस दिन निश्चय किया, उसी दिन से मांग में सिंदूर भरना, माथे पर सुहाग की बिंदिया लगाना और गले में मंगलसूत्र पहनना छोड़ दिया था। तलाक के कागजातों पर दस्तखत करके कानूनी रस्मों को पूरा होने का भी इंतजार करने की गलती नहीं की। अपनी समझ से 1 साल पहले ही तो वह दुल्हन बनी थी। गृहस्थी की जिम्मेदारियों को संभालने और मां बनने पर विवाहित होना दिखने लगता है, लेकिन माधवी अभी इन दोनों ही बातों से कोसों दूर थी। लिहाजा वह सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र से निजात पाकर फिर एक बार कुंवारी ही तो लगने लगी थी। कोई भी चिन्ह तो उसे सुहागन करार देने के लिए शेष नहीं था। हाथों की मेहंदी का रंग और महावर तो कब के छूट चुके थे। तभी तो कुणाल ने उसे कुंवारी समझकर मद भरी नजरों से देखा था। अपने घायल मन के लिए मरहम बनाने की नीयत से कुणाल तलाक की धुंध में गिरा हुआ था, जिसमें माधवी भटक रही। यह वह धुंधलका है जो मन की उथल पुथल को कभी खत्म नहीं होने देता। सोच का कोहरा छटने तक वो जिंदगियां एक घर टूटकर चूर चूर हो जाते हैं, और फिर वही किरचे एहसासों की जिंदगी चुभती रहती है। कभी कभी लोग संबंधों की कोमलता को नजरअंदाज कर ऐसे फैसलों में भी लाभ हानि वाली व्यापारिक समझ का ही उपयोग करते हैं। यही कुणाल के माता पिता ने भी किया। मामला अभी अदालत के आंगन में ही था कि वह लोग दरवाजे पर दोबारा शहनाइयां बजवाने की तैयारी करने लगे, और शुरू हो गई कुणाल के लिए एक अदद ऐसी लड़की की खोज जो कुंवारी विधवा या तलाकशुदा बेशक हो, पर पुत्रवती न हो। यही हाल माधवी का भी था। उसने खुद ही तलाक की पहल की थी, लेकिन उसका फैसला भी अभी अदालत की न्याय की तराजू पर टंगा हुआ था। दोनों पलड़े डगमग हो रहे थे। जज एक ही हार और एक ही जीत तभी सुना सकता था जबकि न्याय की तराजू स्थिर होकर हार जीत का ऐलान कर। कितनी कठिन होती है वे रातें जब पति पत्नी तलाक होने के पहले से ही अलग रहकर फैसले का इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ बात कुछ और ही थी। पति से तलाक की कानूनी कार्रवाई के बाद माधवी अपनी बहन के घर आ गई थी, न जाने किस विचार से। तलाक के बाद अनिश्चित जीवन की चिंता से उबरने के लिए या दोबारा कुंवारी बन जाने की खुशी जीने के लिए, यह तो वही जानती होगी। लेकिन कुणाल की और ऐसी परिस्थितियों में उसका आकर्षित होना, उसके अंदर कोई दर्द या चिंता का होना नहीं बताता, न ही मानसिक धुंध में फंसी एक भारतीय नारी का चित्र स्पष्ट करता है। कुणाल और माधवी की तो बात ही और ही थी। उनके माता पिता, भाई भाभी व बहन जीजा सभी उनकी चाहत को सही समझकर दो टूटे घरों के टुकड़ों को जोड़कर एक तीसरा घर बनाने के लिए बखुशी तैयार थे। दोनों के ही माता पिता चुपचाप तलाक के केस के फैसले के पहले ही सगाई करना चाहते थे, लेकिन माधवी और कुणाल इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। अदालती फैसले के बगैर वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। शायद कुछ दिन एक साथ एक छत के नीचे गुजरे दिनों की परछाइयां ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन फिर भी दोनों करीब करीब रहना चाहते थे, जिससे जाहिर है कि सिर्फ कानून और समाज का डर एक रिश्ते को जन्म नहीं लेने दे रहा था, वरना उनके आत्मा मन की अदालत को कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। वक्त कब किधर का रुक कर ले, इसका पता कभी किसी को नहीं लगता। उनके बहुत चाहने पर कि वे करीब रहे, दूर होना जरूरी हो गया। कुणाल को अपना अलग घर मिल गया था जिसकी कोशिश में था वह, इसीलिए अब उसका अपने भाई के घर से जाना निश्चित था, जिसका नतीजा था दोनों का घर होना। माधवी और कुणाल दोनों के ही घर वाले सब कुछ जानते थे, उनके रिश्ते के लिए भी तैयार थे, लेकिन उनमें अभी देरी थी। फिर भी माधवी अपनी बहन के यहाँ रुकना चाहती, जिससे कुणाल के करीब रह सके। लेकिन कुणाल के जाने की बात से
माधवी के दिल पर जो बीत रही थी वह उसकी बहन से छिपी न थी। उसने इन दोनों को अकेले मिलने का अवसर देने की सोचकर ड्रामा देखने के लिए भेज दिया। माधवी कुणाल के साथ स्कूटर पर बैठी थी। उसे कुणाल की जगह अपना पति मनोज दिख रहा था। वह उन दिनों की यादों में हो गई जो उसने मनोज के साथ बिताए थे। उसका जी चाहा कि वह कुणाल की कमर में उसी तरह हाथ डालकर बैठ जाए जैसे मनोज के साथ बैठती, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। उसे ख्याल आने लगा कि कुणाल मनोज नहीं, एक अजनबी मर्द है। स्कूटर सड़क पर भागता रहा और माधवी के विचार मनोज और कुणाल की तुलना में दौड़ते रहे। उसकी विचार श्रृंखला टूट गई जब कुणाल ने स्कूटर रोककर कहीं बैठकर चाय पीने की पेशकश। मेज पर रखे चाय के प्यालों से उड़ता हुआ धुआं दोनों के बीच तैर रहा था। दोनों तरफ खामोशी थी, लेकिन आंखें बोल रही थी, जिसमें बैर ने आकर दखल दे दी, जो गुलाब जामुन की प्लेट लेकर आया था। गुलाब जामुन की प्लेट देखते ही माधवी को झटका सा लगा, क्योंकि मनोज को भी गुलाब जामुन पसंद थे। वह फिर अतीत में खोने लगी। अब उसकी नजरें कुणाल की ओर न होकर प्याले की गरम गरम चाय पर थी। कुणाल को खामोशी खलने लगी तो उसी ने पहल की बोलने की। आपने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है ना? माधवी खामोश रही। मेरा मतलब है हम दोनों को सब बातें साफ साफ कर लेनी चाहिए। माधवी ने भरपूर नजरों से उसे देखते हुए सवाल किया। तलाक के लिए दरख्वास्त आपने दी थी या आपकी पत्नी? सपाट सा जवाब था कुणाल का। मेरी बीवी ने। उसे मुझसे बहुत सी शिकायतें हैं। मैं उसके प्रति लापरवाह हूं। अपने काम के आगे उसकी फिक्र नहीं करता। ऐसी और भी दर्जनों शिकायत। माधवी सोचने लगी, क्या सचमुच इन बातों का कोई महत्व नहीं होता? क्या पुरुष की लापरवाही स्त्री का अपमान नहीं? तनाव बढ़ता जा रहा था दिमाग में कि कुणाल के प्रश्न ने सोच को मोड़ दिया। आपके मामले में पहल किसने की थी, आपने या? कुणाल को इस बात से और राहत मिली। उसने आगे अपनी बात जारी रखी। मेरी बीवी ने तो मुझ पर यह आरोप भी लगाया है कि मैं उसे पीटता, उस पर जुल्म करता हूँ, परंतु सच पूछो तो मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। दरअसल उसने ऐसा इसलिए लिखा है जिससे कि उसे जल्दी से तलाक मिल जाए, और मुझे उसकी किसी बात से ऐतराज नहीं है। जब उसने मुझसे अलग होने का फैसला कर ही लिया है तो मैं कर ही क्या सकता हूँ? क्या फायदा है कुछ कहने सुनने का? लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि हम दोनों, यानी मेरी पत्नी और मैं, अभी भी एक साथ रह सकते। कहने को तो कुणाल ने बहुत बड़ी बात कह दी थी माधवी के मुंह पर, जो उससे शादी तक करने को तैयार थी, लेकिन माधवी को उसकी बात से कोई चोट नहीं पहुंची। वह भी कुणाल की तरह यह नहीं सोच सकी कि अगर कुणाल का ख्याल है कि वह अभी भी अपनी पत्नी के साथ रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकती। बल्कि उसके विपरीत वह यह सोच रही थी कि ऐसी कुछ बातें तो उसने भी लिखी है तलाकनामे पर, जैसी कुणाल की पत्नी ने, जबकि मनोज ने कभी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। माधवी के सोचने के तरीके ने उससे कुछ ऊंचे मानसिक स्तर की होने का सबूत नहीं दिया। उसके विपरीत कुणाल ने अधिक समझदार और बात को समझने की समझ वाला होने का खुला परिचय दिया, यह कहकर कि हमारे तलाक की वजह केवल इतनी ही है कि हम आपस में एडजस्ट नहीं कर पाए, और हमारे रिश्तेदारों ने बजाय इसके कि समझा बुझाकर मामला सुलझाते हमारे आपसी मतभेद को और बढ़ाने की कोशिश की। माधवी को इन बातों को सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि कुणाल उसके बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहता कि उसके अलगाव का कारण क्या था। क्या वह खुद नहीं सोच सकता कि आपसी समझौता न कर सकने की वजह से ही उसे भी मनोज से तलाक लेने को सोचना पड़ा? ड्रामा देखकर लौटते समय कुणाल ने बताया, मुझे घर मिल गया है। मैं 1-2 दिन में
यहाँ से चला जाऊंगा। माधवी बूझी बूझी से आवाज में बोली, माँ का पत्र आया है, बुलाया है। 2-4 दिन में मुझे भी जाना होगा। माधवी सरासर झूठ बोली। वी शायद यह झूठ के पीछे कुणाल की कही बातों का रोष दिखा रहा था, जिसे वह इस तरह व्यक्त कर रही। कुणाल दूसरे दिन अपने मकान में चला गया और 2 दिन के बाद माधवी भी लौट गई माता पिता के पास। धीरे धीरे 6 माह गुजर गए। दोनों ही परिवार उसके तलाक के मुकदमे के फैसले का इंतजार कर रहे थे। माधवी को पता चला कि कुणाल के मुकदमे का फैसला जल्दी ही होने वाला है, लेकिन माधवी के मुकदमे का फैसला जल्दी होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। माधवी इस बात से परेशान रहने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि कुणाल के मुकदमे का फैसला जल्दी हो जाए और माधवी का नहीं, तो वह अधिक दिन तक उसका इंतजार करेगा भी या नहीं। यह दुविधा की बात थी। कहीं ऐसा न हो कि वह अधिक इंतजार न कर सके और इस बीच और कोई लड़की उसे भा जाए और वह उससे शादी कर ले। अगर ऐसा हुआ तो उसका क्या होगा? वह कहाँ जाएगी फिर? सोच सोच कर उसका मन व्याकुल होने लगता। बेचैनी में कटते दिन रात उसे विचार शून्य सा करते जा रहे थे। तभी एक दिन उसकी बहन का पत्र आया, जिसमें उसने लिखा था कि कुणाल की बीवी ने मुकदमा वापस ले लिया है। उनकी गलतफहमियां खत्म हो गई है और फिर से एक साथ रहने का उन लोगों ने फैसला कर लिया है। कुणाल अपनी बीवी को लेने गया है। पत्र उसके हाथ से गिर गया। वह दोनों हाथों से चेहरा ढक कर बैठ गई। उसी स्थिति में वक्त का एक बोझिला सा टुकड़ा बीता और फिर वह आश्रित होकर उठी। श्रृंगार की मेज के पास जाकर एक पल अपने को दर्पण में निहारा और फिर माथे पर बिंदी लगाई तो उसकी आंखें चमक उठी। फिर मांग में सिंदूर भरा और आईने में देखा तो उसका चेहरा ही नहीं, अंग अंग दमक रहा था। दूसरे पल वह अपने गले में मंगलसूत्र पहन रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।